हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। आप लोगों का क्लास 8 का मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। चलिए हम लोग साइंस का सारा सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इससे पहले मैंने मैथ का अपलोड कर दिया गया और एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा भी दिया, तो जरूर देख लीजिएगा। आप लोग का अलग सा प्लेलिस्ट भी बना दिया है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर बनेंगे और इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग का लाइव क्लास भी मैं जल्द शुरू करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए ताकि आप लोग हर एक वीडियो को देख पाओ और एग्जाम में ताबड़तोड़ तरीके से नंबर ला पाओ। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्लास 8 1 घंटे का समय मिलेगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला सवाल है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? यानी जो सूक्ष्म जीव रहता है ना, यानी जो माइक्रोब रहता है, एकदम छोटे छोटे जीव, वो कहाँ पे रहते हैं? वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर कि उपयुक्त सभी? तो देखो हर एक जगह में सूक्ष्म जीव हो सकता है। वायु में भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, कोई भी जीव वस्तुओं के शरीर पर भी हो सकता है जीवित वस्तुओं का। तो ये क्या हो जाए? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? पोलियो, रिंगवर्म, हैजा कि मलेरिया? तो इसमें भी कोई बताने वाली बात है? बताओ। मलेरिया जो मच्छर के काटने से फैलता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायता करता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल की कवक? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैवाल। शैवाल जो है ना दोस्त, ये क्या बायोडीजल का निर्माण करने में सहायक है। अगला प्रश्न 4 नंबर, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा बचपन से आप लोग इसमें ये जो है ना शायद जीके में भी पढ़े होंगे, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है। क्लियर। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में कि इनमें से कोई नहीं? तो 5 का सही उत्तर हो जाए आप लोग का केंद्रक में। जी हाँ दोस्तों, केंद्रक में क्या होता है ना, कोशिका क्या होता है, गुणसूत्र मौजूद रहता है केंद्रक में। अच्छा, हम लोग के शरीर में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है बताओ तो याद रखना 23 जोड़ा। 23 जोड़ा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? 23 जोड़ा। अगर संख्या में पूछे तो 23 जोड़ा मतलब 46, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होता है, तो 46 नंबर्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य के रूप में होती है? या कह सकते हो कमरे की तापमान पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? जस्ता, तांबा, पारा की टीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। याद रखो यहाँ पर आप लोग अधातु का भी पूछ सकता है कि अधातु की भौतिक अवस्था द्रव्य में होती है, तब आप लोग याद रखना तब हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा ब्रोमीन। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी पैटर्न में पूछेगा, तो हो सकता है इसमें धातु तो दिया है, आप लोग एग्जाम में अधातु दे दे। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? टीन का, सोना का, तांबा का कि लेड का? 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड का। एक्सरे करने के लिए लेड धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान? देखिए जादूगोड़ा जो है ना, इसमें कौन सा धातु मैक्सिमम रूप में पाया जाता है? तो 8 का हो जाएगा यूरेनियम। जहाँ जादूगोड़ा यूरेनियम का भंडार है, तो 8 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, देखिए क्या कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। मतलब धातु पे दे दपादप दे दपादप दे दपादप और पतला चादर बन जाता है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। मतलब पीट पीट कर पतला चादर बना जाता है, इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। अच्छा, जो खींच कर पतला तार बना दे, इस गुण को क्या कहते हैं? तो कमेंट में उसका आंसर बोलो फटाफट से। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट 10 नंबर क्या बोल रहा है। 10 नंबर बोले कि इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी? उष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सा है इसमें से? एल्युमिनियम, पारा, चांदी की सोना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। सबसे अच्छा बोलोगे तो भाई सोना चांदी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एल्युमिनियम आएगा, क्योंकि हम लोग का घरों में मतलब जो आप लोग देखे होंगे, जो मेन तार होता है एल्युमिनियम का ही होता है, कॉपर का नहीं लगाएगा, नहीं इतना महंगा तार। ठीक है, हम लोग घरे में जो वायरिंग में होता है वो कॉपर का होता है। ठीक है, लेकिन जो मेन तार होता है ना, मेन वो एल्युमिनियम का आता है। तो ये जो है इसमें कौन सा सबसे कम चालक धातु है? सबसे कम चालक है वो है पारा। ठीक है, पारा में प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो धारा कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक मतलब जिससे होकर विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाएगी, विद्युत मतलब धारा नहीं बहेगा, करंट नहीं मारेगा, ऐसा समझ लो। तो आशुद्ध जल, देखिए नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, इस सब में मारता है, बट मतलब करंट मारता है। आशुद्ध जल, जो आशुवित जल होता है ना, क्यों? अच्छा, उसमें H+ आयन नहीं होता, आप लोग 10 क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इसमें अम्लीय गुण नहीं होता, इसलिए ये क्या विद्युत का चालन नहीं करता है, कुचालक होता है। मतलब धारा नहीं बहता है, करंट नहीं बहता है। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को, मतलब होता है ना, आप लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, उस पर कोई प्लेट चढ़ा दिए तो उसको बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। मतलब कोई धातु पर ना एक दूसरे धातु का परत चढ़ा दिए ताकि वो संचारित नहीं होगा, वायु में अभिक्रिया नहीं करेगा तो धातु बचा रहेगा। निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? आंतरिक जनन किस में होता है? मछली में, मेंढक में, स्टारफिश में कि मुर्गी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्गी में। क्या होता है? मुर्गी में आंतरिक जनन होता है। 13 का डी सही उत्तर हो जाएगा। 13 का डी मुर्गी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा क्या होता है भाई? विभाजित हो जाता है, खंडन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा, अच्छा विभाजित नहीं, वो अमीबा में विभाजित होता है, मैं गलत बोल दिया। हाइड्रा में मुकुल उभरता है। क्या उभरता है? मुकुल। इस प्रकार से मान लो ये इस प्रकार से हाइड्रा होता है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा मुकुल उभर गया, बाद में ये मुकुल कट कर गिर जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा, ठीक है, समझ गया ना, मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दबाव कैसा होता है? मतलब जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे ना, ठीक है, अंतरिक्ष में जाओगे तो वायुमंडल दबाव क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो वायुमंडल दाब क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आओगे तो वायुमंडल का दाब क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी में हो तो दाब तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो हल्का होता जाएगा, दाब घटता जाएगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल, याद रख लेना। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, यानी दोनों होता है, ठीक है। 16 क्या हो जाएगा? 16 का सी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है, तो 16 का हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा। ध्यान देना एग्जाम में, वरना ए मार के मत आ जाना या फिर बी मार के। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? मतलब संपर्क के द्वारा वो बल लगता है। गुरुत्व बल, आप पृथ्वी से कनेक्ट नहीं रहोगे तो भी, आपके जुड़ा हुआ नहीं रहोगे पृथ्वी में तो भी आप पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा, जिसको गुरुत्व बल बोलेंगे, तो इसके लिए संपर्क का होना जरूरी नहीं है। चुंबकीय बल, आप चुंबक को दूर दूर रखोगे फिर भी खींचेगा, तो इसके लिए भी संपर्क की जरूरत नहीं है। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल में भी संपर्क का उतना जरूरत नहीं होता। बट जो घर्षण बल है ना भाई, घर्षण, जिसमें घसेगा तभी बल लगेगा। जैसे हाथ को रगड़ो तो एक बल का अनुभव हो रहा है, मतलब पीछे की ओर रोक रहा है उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं घर्षण बल। तो जब तक संपर्क में नहीं आएगा तब तक ये बल नहीं लगेगा, इसलिए बोलेंगे इसको संपर्कित बल। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? अदहनशील बोले तो मतलब ये जलता नहीं है, तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लकड़ी जलता है, कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, बट पत्थर नहीं जलता है ना। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। कोई जो पदार्थ जलता है ना तो उसका पोषक पदार्थ क्या है? मतलब उसको बढ़ाता कौन है? दहन के सहायक कौन है? तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज को जला सकते हो? नहीं। आप एक मोमबत्ती को जलाओ ना और उसमें एक गिलास का ढक दो, देखना कुछ देर बाद वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन है भाई तब तक तो जलेगा, लेकिन जैसे ऑक्सीजन उसके अंदर खत्म हुआ, क्यों ढक दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो भाई बंद बुझ जाएगा वो। अगला प्रश्न है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? जब कोई लौ जलती है, कोई ज्वाला जलता है, ठीक है, तो जो सबसे अधिक गर्म भाग होता है वो क्या होता है? सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग। जैसे मान लो ये आपका मोमबत्ती है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें जल रहा है, ऐसा नहीं, हाँ भाई सॉरी हो नहीं रहा, ऐसा मान लो, ऐसा, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है। अब इसमें सबसे गर्म भाग कौन होता है? तो यहाँ सबसे बाहरी भाग, ठीक है, अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा सबसे बाहरी भाग। यहाँ छूओगे ना तो पूरा जहाज जला देगा, ऊपर वाला सबसे गर्म होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? नर शिशु के लिए चाहिए XY गुणसूत्र, और मादा शिशु यानी लड़की के जन्म जब होता है तो उसमें होता है XX गुणसूत्र, ठीक है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर शिशु के लिए XY हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ो। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 1 दिसंबर को। 22 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितना दिन होता है? मतलब कितना दिन बाद उन लोगों का जो है मासिक स्राव होता है? तो 28 दिनों का उन लोग एक साइकिल होता है मासिक स्राव का, ठीक है। थोड़ा 1-2 दिन आगे कम बेसी किसी का हो सकता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, तो क्या हो जाएगा? 24 का आप लोगों का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 25 नंबर। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। दृष्टि रेखा पर नहीं है फिर भी उसको दिखा देगा, किसके द्वारा देख सकते हो?
तो पेरिस्कोप के द्वारा, मतलब जो आप आंखों से नहीं देख सकते हो बट इसके द्वारा देख सकते हो। ठीक है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली, पुतली, आइरिस, कॉर्निया के रेटिना। तो 26 का जो सही उत्तर होगा ना मेरे भाई, वो ऑप्शन है ए, पुतली। ठीक है, पुतली ही करता भाई। आपके आंख में बीच बीच में टिप सा होता है काला सा, वही जब प्रकाश कम हो जाता है तो पुतली बड़ा हो जाता है, जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो पुतली छोटा हो जाता है, ताकि प्रकाश कम इंटर करे। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पुतली ही करता है। आप लोग देखो ना आईने में जाके, आपके आंख के गोला बीचों बीच काला सा पुतली होता है ना, उसी को पुतली बोलता है पुतली को पुतली बोलता है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है। देखो, वर्षा ऋतु में मतलब वही मई जून में बोएगा, अक्टूबर में काटेगा, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? बोलो बोलो बोलो। तो इसको बोलते हैं हम लोग खरीफ फसल। सदा इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। वहीं अगर गर्मी की ऋतु में बोएगा, ठीक है, मई जून में बोएगा और काटेगा कब? अक्टूबर नवंबर में, तब उसको बोलते हैं रबी फसल। क्लियर? तो इसके लिए खरीफ फसल है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जब बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसको खरीफ फसल बोलते हैं। जैसे धान हो गया। स्वपोषी का एक उदाहरण है। स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बना के खाता है। तो अमरूद का पौधा। बोले सर इसके पास भी खाना बनाने का औजार है क्या? अरे वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू से खाना बनाता है, पता है ना प्रकाश संश्लेषण? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मिट्टी से जल खनिज लवण लेकर अपना खाना बनाते हैं, तो इसी क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जैसे अमरूद का पौधा, और आप लोग अमरूद जाके खा जाते हो ना। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल डैश के, हार्वेस्टर मशीन जो है, ठीक है, हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा क्या किया जाता है फसल का? याद रखना, हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई किया जाता है। ठीक है, सही हो जाएगा। बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? जो बड़ा बड़ा शहर होता है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह, अब बड़ा शहर जाके देखना पड़ेगा भाई, तभी तो बता सकते हैं। अभी हम कैसे बता सकते हैं? तो फिर भी याद रख लो, बड़े शहर में नहीं दिखाई देते, क्योंकि धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना पॉल्यूशन ही होता है बड़े बड़े शहर में कि सब नहीं देख पाते। सब भाई छोटे शहर गाँव में ही देख सकते हो। सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे दूर का ग्रह जिनमें से जो है ना, नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस वर्ष में मापते हैं? सॉरी, किस वर्ष नहीं, किस इकाई में। इसको हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। खगोलीय पिंड का जो दूरी बहुत बड़ा होता है ना, इसको हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो 32 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 में, देखिए क्या बोल रहा है। किस घर्षण की अपेक्षा किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? एस्थेटिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, दोनों घर्षण के में इसको नहीं। ठीक है, किस घर्षण की अपेक्षा बोल रहा है सर्पी घर्षण कम होता है? यहाँ पर डिस्टेंस भाई, ये ना आपका क्या बोले, इंग्लिश वाला क्वेश्चन दूसरा दे दिया भाई, इन्हीं यूनिट, और ये क्वेश्चन दूसरा है। 33 का याद रखना, ये जो है ना स्थैतिक घर्षण। ठीक है, इस किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा जो सर्पी घर्षण होता है ना, कम होता है। ठीक है, तरल यानी तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है। क्या बोले? तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल किया जा सकता है। कम क्या? अधिक कम किया जा सकता है, कम किया, तो कम किया सकता है। 34 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप अगर मान लो कोई वस्तु घर्षण कर रहा है, उसमें तेल लगा दोगे तो भाई घर्षण कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार की वृत्ताकार? बताओ बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। जी हाँ, नौकाकार, तभी तो नौका पानी में चलता है ना। तरल घर्षण बोल रहा है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित, जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर जिसको बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का नायलॉन। जी हाँ, नायलॉन का रेशा को संश्लेषित, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा वो। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास, ऊन, नायलॉन की रेशम? तो ये हो जाएगा आप लोग का 37 का सी। नायलॉन का धागा बहुत मजबूत होता है, क्योंकि केमिकल से बने होता है ना। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो दमकल मतलब जो भाई जो आग कहीं लग जाता है उसको बुझाने के लिए जाता है ना, फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड, तो उसको बोलते हैं दमकल। उन लोगों के जो कपड़े होते हैं किसकी परत चढ़ी होती है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलामाइन की। ठीक है, वो आग को मतलब तुरंत आग उसमें नहीं लगाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर है? ध्वनि की प्रबलता, की ध्वनि तेज है, कम है, ये किस पर डिपेंड करता है? आयाम पर, यानी एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड जाता तो ध्वनि डम 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 करेगा, डीजे बजेगा। आ रहा है सरस्वती पूजा, बजाना।
ध्वनि की, लेकिन उसके लिए अच्छे से पढ़ो तब तो। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी, की आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, का आयाम घटाना होगा। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का आयाम घटाना होगा। ध्वनि की प्रबलता को बढ़ाने के लिए हमें घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम क्या होगा, घटाना होगा। ठीक है, प्रबलता बढ़ाने के लिए, ठीक है, लाउडनेस बढ़ाने के लिए आयाम क्या करना होगा, घटाना होगा। नेक्स्ट 41, प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य, एक होता है श्रव्य ध्वनि, एक होता है प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य जो ध्वनि होता है ना, उसको मनुष्य सुन नहीं सकता भाई, कान छेदा कर देगा, मतलब पर्दा फाड़ देगा एकदम। तो वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है। और जो श्रव्य ध्वनि होता है, जो मनुष्य सुन सकता है, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये भी याद रखना, आपसे कोई पूछ सकता है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है श्रव्य ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति होती है, तब बोलना 20 से 20,000। अगर बोलता प्राश्रव्य बोला तो 20,000 से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? 3 तीव्रता, 4, 5, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो याद रखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना 7 या उससे अधिक अगर माप मिल गया रिक्टर पैमाने पर, तो समझना कि वही तबाही मचाएगा। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट छड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है कि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को मतलब दूर फेंकेगा। क्योंकि जब ऊन में रगड़ दोगे एबोनाइट की छड़ ना, तो क्या होगा, उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, करंट आ जाएगा, इस प्रकार से समझ लो, चार्ज आ जाएगा। अब वो क्या होगा ना, जब रेशम में कोई कांच की छड़ को रगड़ रहे हो तो उसमें भी एक आवेश आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम आवेश। और सेम आवेश दोनों में जब आवेश हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे क्या करेगा, दूर दूर ढकेलेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में आवेश है ना। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विस्थापन की समस्या हो रही है? विश्वतापन। कौन सा ऐसा गैस है वायुमंडल जिसके कारण विश्वतापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैस है वायुमंडल में, उसके कारण जो विश्वतापन है यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो 45 का सही हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या क्या है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या हो जाएगा कितना? 6। क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 46 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है? ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा, विश्वतापन, सीएनजी क्या? देखो ताजमहल जो है ना, उसमें जो पत्थर है वो क्षय हो रहा है, घिस रहा है। क्यों? कौन सा कारण? अम्ल वर्षा के कारण ना भाई। अम्ल वर्षा जब होती है तो वो क्षरण हो रहा है। द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सल्फर एवं नाइट्रोजन के जो अम्ल होता है ना, वो द्वितीय प्रदूषक है, यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से हो। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के कारण है। कौन कौन सा प्रजाति? आवास होने का कारण क्या है, मतलब क्या किस कारण से वो विलुप्त हो जा रहा है? आवासों का विनाश, पेड़ लगाने से, वनों का संरक्षण करने से, कि शिकार करने से, किस वजह से जो है विलुप्त हो जा रहा है? देखो आवासों का विनाश हो रहा है, एक ये हो सकता है, पेड़ लगाने से विनाश थोड़ी होगा, वनों का संरक्षण करोगे तो अच्छा ही है, शिकार करने से भी हो रहा है। मतलब 1 और 4 कहीं दिख रहा है क्या? तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा जी। क्लियर है? 49 का डी। नेक्स्ट 50 में देख लो क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो सड़क बनाने में हेल्प किया जाता है? तो बिटुमिन सड़क बनाने में हेल्प होता है। तो ये था साइंस का, आप लोग मॉडल 4 अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा जल्द सारा अपलोड कर दिए हैं, उनको भी जाकर देख लीजिए, अलग अलग लिस्ट भी आप लोगों के लिए बना दिए हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।